चलिए तो देखिए, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एनसीईआरटी दर्शन आपका सीरीज होगा। और आज हम लोग इतिहास का जितने भी एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे वो सारे प्रश्नों का हम डिस्कशन करेंगे। ये डिस्कशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि यदि आप हाल ही के एग्ज़ाम बीएसएससी इंटर स्तरीय 10+2 एग्ज़ाम देने जाएंगे, उसमें आपको हेल्पफुल होगा। साथ में बीपीएससी बीपीएससी भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो वहाँ भी काफ़ी कारगर होगा। एनसीईआरटी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और हम इतिहास का सीरीज आज चालू कर रहे हैं। ये इतिहास का सीरीज खत्म होने के बाद धीरे धीरे सभी सब्जेक्टों को कराया जाएगा। तो आज हम करते हैं पहली बार इतिहास, ये सेट नंबर 1 होगा। इस तरह से आपको 4 सेट के जरिए पूरे इतिहास को क्लियर कराया जाएगा। चलिए हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपसे, कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कथक नृत्य उत्तर प्रदेश से है, और उत्तर प्रदेश से तो स्वाभाविक है कि उत्तर भारत होगा, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना चाहिए। दक्षिण भारत से यदि पूछता तो कथकली होता, जो कि केरल से संबंधित। इस बातों को ध्यान रखते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न इजी था, आसान था, आसानी से बना सकते थे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा है कि मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, अर्थात कौन सा सही है। यहाँ पे लिखा है, यहाँ लिखा है सही विकल्प को चुनना है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको जो सही होगा वो चुनना था। तो ध्यान रखें कि यहाँ पे पत्थर औजार जो माइक्रो जिसे हम औजार को माइक्रोलिथिक कहा जाता था, ये सही है। पत्थर औजार का आकार बड़ा नहीं, मध्यम होता था, इसीलिए गलत है। और पुराने किस्म से औजार अनुपस्थित थे, तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे पुराने नहीं, पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित नहीं, उपस्थित थे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा केवल सी, केवल एक, अर्थात सी में आपको दिया है। इस तरह से आप बना सकते थे प्रश्नों को। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्राचीन इतिहास का मैंने वीडियो डाला है और ये सारे चीज़ का डिस्कशन किया है। अगर आप देखे होते तो ये ऐसे प्रश्न आपको आसानी से हल हो जाता। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि बहसौली शैली किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ देखिए कि ये बसौली शैली है, एक प्रकार का ये नृत्य शैली कहिए या या कला की शैली कहिए। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। एक द्रविड़ शैली होता है, एक नागर शैली होता है, एक बेसर शैली होता है, जो कि मूर्ति से संबंधित है। उस बातों को भी ध्यान रखेंगे। और बेसर शैली नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण होता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए कि रसमंजरी की रचना किसने की है, ये पूछा गया। तो इतिहास से ये लेखक के नाम पूछे जाते हैं, इसलिए लेखक का नाम आपको ध्यान में रखना चाहिए। भानुदत्त इस पुस्तक के लेखक है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। भानुदत्त रासमंजरी को लिखा है। हि, हिमाचल में लघु चित्रकला की जो लोकप्रिय पुस्तक है वो यही है। या ध्यान रखेंगे कि ये एक लघु चित्रकला का पुस्तक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपका है 5। 5 में आपसे क्या पूछा है कि बृहद्धर्म पुराण के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और यहाँ सत्य कथन का चयन करना है। कभी असत्य भी पूछा जाता है, इसलिए आपको नीचे जरूर ध्यान देना चाहिए कि सही पूछा है या गलत। तो आपसे सही कथन पूछा है, तो सही कथन में आपका हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है कि इसकी रचना बंगाल में की गई थी, तो एकदम सही है। और इसमें ब्राह्मणों के कुछ विशिष्ट प्रकार की मछलियां खाने का अनुमति दी गई थी, तो ये भी सही है। मतलब ब्राह्मण कुछ विशिष्ट प्रकार के मछली खा सकते थे। तो ऐसा दोनों कथन यहाँ पे सही है और राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है 6। 6 नंबर प्रश्न आपसे बोला है कि मध्यकालीन भारत से दिया गया है कि भाई मिलान करना है। तो हम मध्यकालीन भारत का पूरा वीडियो आपको बताए हैं। यदि आपने पूरा वीडियो अच्छे से देखा होगा तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पे फारुखसियर का काल अगर हम देखें तो फारुखसियर का काल 1713 से लेकर के 1719, मतलब कम ही समय तक रहा है। तो ये मिल जाएगा आपका 2 में। इस तरह से आप देखिए आलमगीर द्वितीय का काल देखें
तो 1754 से लेकर 1748 से लेकर के 54 से 59 तक, 1754 से 59। आलमगीर द्वितीय जो था वो 1754 से 59 तक था। वही शाह आलम द्वितीय की बात करें तो शाह आलम द्वितीय आपको ध्यान रखना है कि सबसे लास्ट, यानी यहाँ पे देखिए शाह आलम द्वितीय का ये काल होगा और बाद रह गया जो वो आपका अहमद शाह अब्दाली। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाता 2, 3, 4, 1। 2, 3, 4, 1 देख लीजिए किसमें है, वही आपका राइट आंसर होगा। 2, 3, 4, 1। तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका 7। 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न आपसे बोला है कि मुगल काल में सवाई जय सिंह को किस क्षेत्र का सूबेदारी मिली? तो सवाई जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिली थी। इस बातों को ध्यान रखेंगे। मालवा मुगल काल से संबंधित है, जो राजा सवाई जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गया था। अगला प्रश्न है नवपाषाण काल से। नवपाषाण काल के औजार के संबंध में विचार करना है और यहाँ पे लिखा है सही विकल्प को ढूंढना है। तो विचार करने का मतलब है कि कौन सी बातें सही है। औजार पॉलिश किए जाते थे, तो नवपाषाण की सबसे बड़ी विशेषता है पॉलिशदार औजार, तो ये राइट आंसर है। उसके बाद आप इस अवधि में ओखल मूसल का उपयोग किया गया, तो ये भी सही है अनाज कूटने के लिए। तो यहाँ पे दोनों ही आपको सही है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो दोनों आपका सही सी में दिया गया है। आप सी को देखिए, सी में लिखा है 1 और 2 दोनों दोनों ही सही हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा है सिख जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था? तो इसको हम दल खालसा के नाम से जानते हैं, इस बातों को ध्यान रखेंगे। सिख का दो सिख आगे चल करके 2 भागों में विभक्त था, जिसे जिसे जत्था और मिसल कहा जाता है, उनके संगठन का नाम है। जब दोनों एक साथ मिल गया तो इसका नाम दल खालसा हो गया। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न नंबर 10 है सिख की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था? मतलब राखी की संरक्षण के लिए कितना परसेंट जो है ना टैक्स लिया जाता था, ये बोला गया है। तो ये 20% जो है ना टैक्स लिया जाता था। आपको ध्यान रखना है कि 18वीं शताब्दी के दल खालसा बैसाख और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। मतलब जब भी बैसाखी और दिवाली का पर्व आता था तो अमृतसर में ये मिला करता था। और इन बैठकों के सामूहिक निर्णय से जो लिए जाते थे उसको गुरु माता के नाम से जाना जाता था, या गुरु का प्रस्ताव कहिए या गुरु माता कहिए। और यहीं से राखी व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। और राखी व्यवस्था के संरक्षण के लिए 20% जो है ना आपको भुगतान करना पड़ता था कर के रूप में। तो इस बातों को ध्यान रखिएगा। अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर। चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ऋग वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन ऑलरेडी यहाँ पे बोल दिया है, तो सही को ढूंढना है। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे राजा के पास लोगों के कर एकत्र करने की शक्ति थी, तो ये सही है, कर एकत्र करने की शक्ति थी ऋग वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ये आपको भली भांति पता होना चाहिए। पहला हम ऋग वैदिक कहते हैं और दूसरा हम उत्तर वैदिक कहते हैं। तो ऋग वैदिक काल जो है रहा है वो लगभग आप 1500 से 1000 तक मान सकते हैं, और वही 1000 से 600 बीसी तक आप उत्तर वैदिक को मानेंगे। तो इस तरह से दोनों का टेन्यूर आपको ध्यान में रखना चाहिए। Incoming call from Sadhana Thua Identity. कॉल आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है ऋग वैदिक काल जो है पहले का, उसके बाद उत्तर वैदिक काल आया। तो यहाँ पे हमसे बोला है कि राजा के पास एकत्र करने की शक्ति थी, ठीक है। राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था, तो ये भी सही है। अर्थात दोनों ही यहाँ सही है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। तो ये किस किस समय की बात है? तो ऋग वैदिक काल की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे।
उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कथन पर विचार करने हैं। मतलब यहाँ उत्तर वैदिक काल के पूछा है, मैंने अभी बताया कि उत्तर वैदिक काल का टेन्यूर क्या था, तो 600 से 1000 से 600 बीसी था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अच्छा, उपयुक्त में से कोई नहीं सर। वो क्या करना होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए उत्तर वैदिक काल में, अच्छा 1 मिनट, ये 11 का उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ये इस समय जो है ना राजा के पास शक्ति नहीं होता था थोड़ा। अब हम एक बार बता दे रहे हैं, यहाँ पे जन के पास शक्ति हुआ करता था और जन हम संघ को बोलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए, संघ के पास शक्ति हुआ करता था, राजा के पास नहीं। इसीलिए यहाँ पे ये गलत हो गया। और उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि पुत्र का जरूरी नहीं कि पुत्र यहाँ पुत्र राजा का ही पुत्र बनता था राजा। इसमें होता था क्या कि राजा जो है ना नगर के सेना का अधिकारी तो होता था, लेकिन वहाँ पे संघ जो निर्णय लेता था वही राजा बनता था। तो इस तरह से ध्यान रखना है, यहाँ तक थोड़ा-सा मिस्टेक हुआ है, इसको थोड़ा सुधार कर लेंगे। आगे देखिए ऋग वैदिक काल की बात कर लें हम, तो ऋग वैदिक तो हम बता दिए हैं, उत्तर वैदिक का टेन्यूर भी बता दिए हैं। और यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि उत्तर वैदिक काल में सही कथन पर विचार करना है। तो सही कथन का मतलब है कौन-सा सही है? तो यहाँ पे भी ध्यान दे दीजिए कि महिलाओं और शूद्रों दोनों वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई थी, तो सही है, क्योंकि उस समय महिला को और शूद्रों को दोनों को ही अनुमति नहीं थी। और उसके बाद है अब व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी। और जो भी व्यवस्था होती थी वो जन्म के आधार पर था उत्तर वैदिक में। और उत्तर वैदिक से ही जाति व्यवस्था ज़्यादा प्रखर हुआ है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से दोनों ही यहाँ पे सही है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और यहाँ है प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? तो प्रशस्ति का अर्थ प्रशंसा होता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। प्रशस्ति के रचनाकार की बात कर ले तो प्रशस्ति की रचना प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखा गया था और एक प्रयाग प्रशस्ति है जो जो रवि कीर्ति ने लिखा था, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है समुद्रगुप्त के नीतियों का वर्णन किसने किया था? तो समुद्रगुप्त का जो वर्णन है उसी का दरबारी कवि किया था, जिसका नाम हरिसेन था। याद रखेंगे कि ये समुद्रगुप्त उसी के दरबार में हरिसेन हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में हरिसेन रहता था और उसी ने ही समुद्रगुप्त के नीतियों का वर्णन किया है। और उसके वीरता का भी बखान यहाँ पे किया गया है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन, ये याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, गुप्त शासक था वो। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई है? तो प्रयाग प्रशस्ति में हरिसेन ने 12 संख्या बताई थी दक्षिणापथ में। इस बातों को ध्यान रखेंगे। थोड़ा-सा और भी बातें आपको ध्यान रखना है कि समुद्रगुप्त के नीतियों का वर्णन बताते हुए उसने बताया है कि उसने समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त को हराकर उसको साम्राज्य में मिला लिया था। आर्यवर्त को, इस बातों को ध्यान रखेंगे, समुद्रगुप्त ने हराया था और उसको मिला लिया था। उसके बाद है दक्षिणापथ के बाहर जो शासक थे उनको भी आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया और आत्मसमर्पण अपने में करवा लिया था। पड़ोसी देशों जितने भी थे, नेपाल, बंगाल, ये सब कहिए, सारे को मतलब उपहार देने के लिए मजबूर कर दिए और उपहार और टैक्स देते थे। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि अपना वर्चस्व बनाए हुए चारों तरफ समुद्रगुप्त थे और उसी का दरबारी कवि हरिसेन था। इस बातों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है विक्रम संवत की शुरुआत, तो इस सबको पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, और इसने ही 58 बीसी में विक्रम संवत की शुरुआत किया है। शक संवत की बात करें तो कुषाणों के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर किसने रोका? तो आपको हर्षवर्धन के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं कि पुलकेशिन द्वितीय ने ही हर्षवर्धन को हराया था और नर्मदा के तट पर उसने हराया था। तो नर्मदा नदी भी आपके याद में होने चाहिए कि उसने हर्षवर्धन के विजय अभियान को कम किया। हालाँकि वो हर्षवर्धन ने हर जगह विजय प्राप्त किए, लेकिन जैसे ही वो दक्षिण की ओर कूच किया, तो पुलकेशिन द्वितीय ने उसके विजय अभियान को रोक दिया। इस बात को ध्यान रखेंगे, तो ये भी पूछा जा सकता है कि दक्षिण की ओर
हर्षवर्धन को किसने रोका था? पल्लवों के काल में नगरम किसे कहा जाता था? तो पल्लवों के काल में आपको ध्यान रखना है कि नगरम एक व्यापारिक एक संगठन था। तो यहाँ पे बड़े नगर थे नहीं, व्यापारिक नगर थे ये भी नहीं होगा, व्यापारिक संगठन को नगरम कहा जाता था। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जनपद का क्या अर्थ होता है? तो जनपद का अर्थ यहाँ पे देखिए सभी एक जैसे से लग रहे हैं, लेकिन जनपद का अर्थ होता है जन के बसने की जगह। जनपद का अर्थ होता है जन की बसने की जगह। इस बातों को बार-बार सुन कर के याद रखेंगे। जनपद से ही आगे चल करके महाजनपद बना है, इस बातों को ध्यान रखेंगे कि पहले जनपद हुआ, जनपद से आगर आगे चल करके वही महाजनपद के रूप में आ गया। बात कर ले अगले प्रश्न की ओर, तो महाजनपदों का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ? तो महाजनपद का उद्भव की बात करें तो 2500 साल पहले इसका उद्भव हुआ था। और महाजनपद इसको जो है ना, जनपद से ही महाजनपद कहा जाने लगा। राजधानी कई महाजनपद हुए और जिनकी राजधानी कई है, जिसमें 16 महाजनपद की चर्चा अंगुत्तर निकाय से मिलता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। महाजनपद काल के संबंध में कथनों पर विचार करें और यहाँ असत्य कथन बोला है, ना कि सत्य, मतलब गलत कथन को चुनना है। तो यहाँ पे गलत कथन के चुनने के लिए आपको ध्यान रखना है, हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। तो हल के फाल लोहे के बनने लगे थे महाजनपदों के समय। इस बातों को ध्यान रखेंगे। परिवर्तन आया और लोग हल के फाल जो है ना लोहे के ले लिया और धान के पौधे का रोपण प्रारंभ हो गया, तो ये भी सही है। तो दोनों ही सही है। तो यहाँ पे बोला है कि कौन असत्य है, तो ना तो एक और ना तो दो, ना ही तो एक असत्य है और ना ही दो। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न 22 है। पाणिनि के संबंध में विचार करना है और विचार करके आपको सही कूट को चुनना है। तो सही कूट में आपको ध्यान रखना है कि कौन सा कूट सही होगा। उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया है। तो संस्कृत भाषा में ही उसने व्याकरण तैयार किया था, ये तो राइट आंसर है। उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर की रचना की, परंतु व्यंजन के बाद के काल काल में अन्य विद्वानों द्वारा जोड़ा गया, ये गलत है। उन्होंने ही व्यंजनों को भी जोड़ा और स्वर को भी जोड़ा और एक मैथमेटिक्स बीजगणितीय सूत्र की तरह उसने ये मतलब आगे चल करके इनको प्रचलित किया। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि 2 गलत है, 1 सही है और सही कूट को चुनना है, तो राइट आंसर इसका 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और वज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में बोला है किया गया है? तो वज्जी संघ का जो पुस्तक है, ये दीर्घ निकाय में किया गया है। वज्जी संघ का चर्चा आपको दीर्घ निकाय में है और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। करीब 2300 साल पहले इसको लिखा गया था, इस बातों को भी ध्यान रखेंगे। वज्जी दीर्घ निकाय को लगभग 2300 साल पहले लिखा गया था। स्त्रियां, दास तथा कर्मकार इन सभाओं में हिस्सा लिया करते थे। इस संघ में स्त्री भी, दास भी और कर्मकार भी इस सभा में भाग नहीं लिया करते थे, भाग नहीं लिया करते थे। इसमें स्त्री को भाग लेने की अनुमति नहीं थी, कर्मकार को भाग लेने की अनुमति नहीं थी और उसके बाद है दास को भाग लेने की अनुमति नहीं थी। इनको भाग नहीं लेना था इस संघ में, इस बातों को ध्यान रखेंगे। काम करने वाला, चलिए, जो कर्म क्रिया करता था उसको कर्मकार। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपका हो जाएगा 24। 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न बोला है कि पुरी उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो जगन्नाथ मंदिर को बनवाने वाले गंग वंश थे, इस बातों को ध्यान रखेंगे। 12वीं शताब्दी के में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा हुआ। उस प्रतापी राजा का नाम आप याद कर लीजिए, अनंत बर्मन। अनंत बर्मन का नाम याद कर लीजिए, गंग वंश से संबंधित है। आपसे आगे पूछा जा सकता है कि गंग वंश के प्रतापी राजा कौन हुआ, और इसी ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के मंदिर बनवाने का निश्चय लिया था। इस बातों को ध्यान रखेंगे, उन्होंने निश्चय लिया। उसके बाद 1230 में मतलब इसी वंश के एक राजा अनंग अनंग भीम बनवाया था। ठीक है, अनंग भीम, अनंत बर्मन नहीं बनवाया था, अनंग भीम। तो निश्चय लेने का काम अनंत बर्मन किया था, लेकिन बनवाने का काम आपको ध्यान रखना है अनंग भीम तृतीय था।
थर्ड था वो, जगन्नाथ अर्पित कर दिया था और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्ति घोषित किया था और कहा था कि हम भगवान का प्रतिनिधि है। ऐसा अनंग भीम ने घोषित कर दिया। आगे है, अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता? तो ये सबको पता होना चाहिए। यदि आपने मुगल काल का वीडियो देखा होगा तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1586 में अकबर ने बंगाल को जीत लिया था, या आप कहिए बिहार को भी जीत लिया इस समय, क्योंकि बंगाल और बिहार एक ही थे, और उसको एक सूबा के रूप में बदल दिया। मतलब बंगाल जो है ना एक सूबा के रूप में 1586 में जाना जाने लगा। इस बातों को ध्यान रखेंगे। लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित रह गई, इस बातों को ध्यान रखेंगे। वहाँ पे फारसी भाषा नहीं चल पाया था, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि अकबर का जो राजकीय भाषा था वो फारसी था, लेकिन वहाँ पे बंगाली ही रह गया। इस बातों को ध्यान रखना है। आगे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 26। दक्षिण भारतीय भक्ति संतों के बारे में सत्य कथन को चुनना है। बोला नैनार साहब संत थे, मतलब नैनार शिव को पूजा करते थे, तो सही है। अलवार वैष्णव की पूजा करते थे, तो ये भी सही है। इस बातों को ध्यान रखें। ये संत केवल अस्पृश्य समझे जाने वाले पुलैया तथा पनार जातियों के लोग के लिए थे। तो इस बातों को ध्यान रखें, जहाँ केवल होता है वो ज़्यादातर गलत होता है, लेकिन हमको यहाँ सत्य कथन की पहचान किया है। तो यहाँ पे यही सिर्फ यही 2 जातियों के लिए नहीं था, बल्कि अन्य जाति भी इसमें शामिल हो सकते थे। इसीलिए आपका 1 और 2 सही है, और सही कूट का पहचान आपको करना था, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। इस तरह से हम पहचान लेते हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे। हालाँकि पुलैया और पनार अस्पृश्य समझी जाती थी, मतलब अछूत जाति समझे जाते थे, और वो भी इसमें शामिल थे। आगे चल कर के ये जो है नैनार और अलवार संतों ने एक देवी देवताओं के सुंदर सुंदर कविताएं की रचना की है, जिसके कारण लोग आकर्षित हो गए और लोग देवी देवताओं की ओर मोहित होने लग गए। तो ये कौन सी शताब्दी में हुआ? तो 7वीं से 9वीं शताब्दी ये पूछा जाता है। अलवार और नैनार जो है ना आए थे 7वीं और 9वीं शताब्दी में प्रचलित हो गए। तभी से भगवान शिव और विष्णु प्रचलित ज्यादातर हो गए, उससे पहले ज्यादा चर्चा नहीं थी। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।